सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ विजय दिवस के मौके पर सीमावर्ती क्षेत्र का विकास सेना के साथ विषय पर लगाई गई प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अवलोकन। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने सेना के पूर्व अधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों से की मुलाकात। बिहार विधानसभा के साथ ही संसद में भी गूंजा छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत का मामला। भाजपा सांसदों ने राज्यसभा में उठाया मामला। विपक्ष भी कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की कर रहा था मांग। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नोकझोंक से राज्यसभा की कार्रवाई बाधित। लोकसभा में शांतिपूर्वक चला प्रश्नकाल। बिहार के छपरा में जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों की संख्या 39 तक पहुंची। छपरा जाएगा भाजपा का प्रतिनिधिमंडल। विपक्ष जेडीयू आरजेडी महागठबंधन सरकार पर हमलावर। बिहार भाजपा ने बिहार पुलिस के संरक्षण में शराब बेचने का लगाया आरोप। विधानसभा में भड़के सीएम नीतीश, कहा जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। भाजपा ने कहा नीतीश को इलाज की जरूरत। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पित किए जाने का रास्ता साफ। ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका की नहीं मिली अनुमति। नीरव मोदी धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोप में मुकदमे में भारत में हैं वांछित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज यूएनएससी में आतंकवाद से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की करेंगे अध्यक्षता। सुरक्षा परिषद में नॉर्म्स विषय पर अपने संबोधन में बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधारों की आवश्यकता पर दिया बल। कहा आतंकवादियों को न्यायोचित ठहराने और उन्हें बचाने के लिए किया जा रहा है बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग। बेंगलुरु में G20 फाइनेंस ट्रैक की बैठक के तीसरे दिन आज G20 से जुड़े मेहमानों को देश के टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम से रूबरू होने का मिलेगा मौका। आज G20 डेलीगेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के दौरे पर, जहां भारत के चुनिंदा स्टार्टअप्स अपनी क्षमताओं का करेंगे प्रदर्शन। और खेल की खबरों में चटगांव टेस्ट में पहली पारी में भारत के 404 रनों के जवाब में मेजबान बांग्लादेश के सामने फॉलो ऑन का खतरा। कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश के बल्लेबाजी धराशायी। दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने बनाए 8 विकेट पर 133 रन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विजय दिवस समारोह के मौके पर दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्र का विकास सेना के साथ पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। और वहीं भारतीय सेना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और थल सेना प्रमुख समेत कई गणमान्य लोगों ने इंडियन आर्मी इन स्टॉड विद द फ्यूचर के चलचित्रों का अवलोकन किया। और वहीं इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद सेना के पूर्व अधिकारी और अन्य विशिष्ट लोगों से मुलाकात की।
और बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के चलते राज्यसभा को 15-15 मिनट के लिए 2 बार स्थगित करना पड़ा। बीजेपी के विप्लव देव ने मामला राज्यसभा में उठाया और मामले पर राज्यसभा में चर्चा की मांग की। हालांकि विपक्ष भी सदन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर रहा था, जिससे सदन में हंगामे के माहौल वहां पर हो गया और 2 छोटे-छोटे व्यवधान के बाद राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई। राज्यसभा की कार्रवाई पहले 11:33 तक के लिए स्थगित कर दी गई थी और उसके बाद 11:50 तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद 11:50 तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया गया। और वहीं बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 39 हो गई है। जहरीली देसी शराब से हो रही मौतों को लेकर बिहार सरकार सवालों के घेरे में है। विधानसभा में भी विपक्ष नीतीश सरकार पर इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन आए दिन जहरीली देसी शराब से हो रही मौतों को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को घेर रही है और इस पर जवाब मांग रही है। बीजेपी नीतीश कुमार से इस्तीफा भी मांग रही है। इस बीच गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि जहरीली शराब से देश भर में लोग मरते हैं, बिहार में शराबबंदी सफल है। गुरुवार को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि जो नकली शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। नीतीश कुमार के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बिहार विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया। बिहार भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल छपरा में घटनास्थल के मुआयना करने जाएगा। और वहीं बिहार में जहरीली शराब कांड मामले को लेकर नीतीश सरकार चारों ओर से घिरती हुई नजर आ रही है। महाराजगंज से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा है कि बिहार में शराब नीति पूरी तरह से असफल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले की तथ्यों की जानकारी गृह मंत्री को दे दी गई है और इस मामले को लेकर जनार्दन सिंह से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी ने। देखिए, बिहार सरकार ने जहरीली शराब को लेकर नीति तो बनाई है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी गंभीर है। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जनार्दन जी, नीति बनी हुई है लेकिन नियम कानून बड़े ढीले हैं, कई लोगों की मृत्यु हो गई है जहरीली शराब पीने। देखिए, अब नीति जो है पूरे गलत है और शराब नीति जो बिहार में बना है वह पूरा फेल है। धरती पर कुछ उसका दिख नहीं रहा और उसका जीता जागता उदाहरण आए दिन मिल रहा है। पूरे राज्य में जहरीली शराब बिक रहे हैं और लोग मौत के घाट उतर रहे हैं। आज कल से ही आप देख रहे हैं बिहार में और बिहार के मेरे लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज में सैकड़ों लोग उससे प्रभावित हो गए हैं। 50 तो मर चुके हैं, 50 अस्पताल में भर्ती हैं, वो आँख खो चुके हैं, परिवार उजड़ मने गया है और सरकार पूरा का पूरा उस पर माने अपने आप में अपाक होकर के लोकसभा विधानसभा में सरकार के मुख्यमंत्री मुखिया जवाब देने का काम कर रहे हैं। मैं सीधे आज इस मैटर को मैंने लोकसभा में मैं कल भी उठाया था, आज भी मैंने उठाया। बिहार के सभी सांसद उसमें साथ और सहयोगी मैंने बन करके खड़े थे। मैंने गृह मंत्री जी से मैंने बात किया है, मैंने रक्षा मंत्री जी से भी मैंने इस संदर्भ को उठाया है। कई एक भारत सरकार के मंत्रियों को भी मैं व्यक्तिगत तौर से संज्ञान में लाया है और लोकसभा में चूंकि मैटर हो जाता है तो यह पूरा लोकसभा की थाती बन जाती है। मैं सीधे मैंने सरकार से मैंने मांग किया है कि पहले तो वहाँ वास्तव में कितने लोग मरे, यह संख्या चूंकि रात दिन लग करके पूरे रात में कल वहाँ का एसपी, सारण का एसपी, वह मैंने लाशों को डिस्पोजल कराने में, लाशों को जलवा देने में, वहाँ जो मृतक हैं उनके परिवारों पर दबाव बना करके, और वो दबाव बना रहा है कि नहीं आप अगर नहीं जलाओगे नहीं हटाओगे तो तुम्हारे ऊपर FIR कर दूंगा। बिहार सरकार ने जो नियम बनाए हैं उस चीज़ को लेकर बिहार सरकार काफ़ी दम भरती है कि नहीं, हमने जो नियम बनाया वो काफ़ी कारगर। कल आपने जिस तरह नीतीश कुमार ने कल अपना आपा खोया विधानसभा के अंदर, और आज आपने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी अवगत कराया मामले को लेकर, लेकिन जो आपके नेता वरिष्ठ नेता हैं जो मंत्री, उनका क्या कहना है? नहीं, सारे लोगों का कहना है कि गलत है। देखिए, सरकार आप जब बंदी की नीति बनाइए तो उसको सफल तरीका से पालन करिए, धरती पर उतारिए। आप ही के माने अधिकारियों के संरक्षण में अगर सरकार शराब बिकी जा रही है और उसमें जहरीली शराब अगर वह बिक रही है, इसके वजह से सैकड़ों लोग मौत के घाट उतर रहे हैं,
और यह तो सबसे बड़ा दर्दनाक बात है ना। बिहार में जो शराब नीति बनी है, और नीति तो लागू नहीं है, लेकिन जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मृत्यु हुई है। महाराजगंज के सांसद का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस मामले से अवगत कराया है। कैमरामैन विनय के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं बिहार के सारण में जहरीली शराब पीने से कई मौतों का मसला संसद में उठा है। सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया है। राजीव प्रताप रूडी ने बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब बिहार में शराबबंदी लागू है तो शराब मिल कहां से रही है। बिहार में जहरीली शराब की तस्करी पूरे बिहार में फैल चुका है, परंतु उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है जो 50 से अधिक लोग सारण जिला में मरे हैं। पिछले 3 माह पहले भी इस प्रकार की घटना हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक पैरेलल ट्रेड व्यवस्था कायम की गई है, और उसके कारण और ये मरने वाले ये सूची मेरी बढ़ती जा रही है। मैं लोकसभा में विषय को उठाया, आगे भी बिहार में जाके उठाऊंगा, लेकिन सवाल उठता है कि सरकार का दायित्व बनता है, जिन्होंने नीति बनाया है उनका दायित्व बनता है कि इसकी नीति का अनुपालन हो। और क्यों मर रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में शराब पी करके? जहरीली शराब कहाँ से आ रहा है, कैसे पहुंच रहा है, कौन जिम्मेवार है? तो सर फिर क्या इस नीति पर सवाल नहीं उठता कि शराबबंदी फेल हो गई है? अगर ये परिणाम गलत निकल रहे हैं जिसमें गरीब मर रहे हैं तो सवाल तो निश्चित रूप से लोग नीति पर उठाएंगे, और इसी का सवाल मैं पूछ रहा हूं कि आखिर आगे क्या? सर जब शराबबंदी है तो फिर आखिर शराब मिल कैसे रही है, नकली शराब कैसे बन रही है? तब तो मैं आपसे पूछ रहा हूं और सरकार से पूछ रहा हूं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में और पूरे जिला में किस प्रकार से एक नेटवर्क बना हुआ है, इस सवाल का उत्तर तो सरकार को देना। नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं विधानसभा में कोई कि अपनी विफलता इस बात में दिख रही है। हो सकता है उनकी नीयत ठीक हो, लेकिन नीति में अगर नीति गलत हो और गरीब मर रहे हो जहरीली शराब से, तो एक बड़ा सवाल उठता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं जिस तरह से बिहार में नकली शराब से मौतें हो रही हैं, शराबबंदी की जो नीति है उस पर सवाल उठा रहे हैं, और संसद में भी ये मामला उठा है। कैमरामैन विनय के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं लोकसभा में आज कॉन्स्टिट्यूशन एसटी ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। बिल पर हुए चर्चा के जवाब में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जोड़ने और उन तक सुविधाएं पहुंचाने को प्रतिबद्ध है। तमिलनाडु की 2 जनजातीय और अनुसूचित जनजातियों में उनको सूची वाला जो विधेयक है उसको इसके लिए यह प्रमाण है कि आज़ादी के बाद से ही लंबे समय तक नज़रअंदाज ये किए जाते रहे हैं, और इसके माध्यम से इन वंचित वर्ग के लोगों को संवैधानिक प्रावधानों के तहत न्याय मिलने जा रहा है। संविधान के जो मंशा है, संविधान के जो भावना है, उस भावना के आधार पर भारत के समस्त क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे समुदायों को न्याय मिले। हमारे लिए खुशी की बात है कि जो लंबे अरसे के ऐसे मामले उलझे हुए और ऐसे लोग जो हमेशा संवैधानिक प्रावधानों से अछूता रहे, उन्हें आज न्याय मिल रहा है। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने बयान में देश की अदालतों में लंबित 5 करोड़ के आसपास लंबित मामलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों में सबसे ज्यादा प्रभावित आम लोग होते हैं। उन्होंने बताया कि जजों की नियुक्तियों को लेकर हमारे पास अधिकार सीमित हैं और नियुक्तियों की कोई व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रिकॉर्ड उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बावजूद देश में सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 6 अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं की गई है। वहीं केंद्र सरकार ने भारतीय उपभोक्ताओं को उच्च अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के प्रभाव से बचाने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क को 2 बार कम किया, जबकि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 85% से ज्यादा आयात करता है। Government which is committed to energy security and affordability. By affordability, I mean it's not a question of just making energy available at the bunk at reasonable prices, but also ensuring that in the process of doing that, you don't disrupt the system. We therefore have ensured that throughout this crisis period, there was never any shortage of petrol or diesel, and the prices did not go beyond what? Ideally, we would like to have the prices come even lower. और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। REC
unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। को वैश्विक पटल पर नई पहचान दिलाने और लोकप्रिय बनाने की बात का जिक्र किया। इलियाराजा ने प्रधानमंत्री के भारतीय संगीत के इस लगाव की भूरी भूरी शब्दों में सराहना की। देखिए। I was surprised in मन की बात में our PM श्री नरेंद्र मोदी साहब talked about music, our Indian music. His ambition is to bring out this, to take out this to every country, all over the world, make it popular. I got a full confidence he will take our music, where to take it, how to do it, to make our India more musicians and more musicians. He will do it. I got full confidence he will definitely do it. That day, I am expecting that successful day, performing our Indian Indian students performing with the 100-piece of orchestra, our Indian music, our Indian instrument, our Indian singing, our Indian lyrics, singing, inviting all over the world, listening to that music, making them to listen to that music. He will make it. That day is not very far. It will come. Definitely it will come.
और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के कोप्पल में भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा एक अकेली पार्टी है जो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर 1951 से 52 से भारतीय जनसंघ के समय से काम कर रही है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्र के विषयों पर राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर के 1951 से 52 से भारतीय जनसंघ के समय से काम कर रही है। चाहे धारा 370 को समाप्त करना हो, कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हो, चाहे गोवा का लिबरेशन मूवमेंट हो, फिर चाहे शिमला के पैक्ट में गादरा रोड के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ धरना देना हो, प्रदर्शन करना हो, या फिर लाल चौक पे तिरंगा फहराना हो, हर काम को किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये हम गौरव के साथ कह सकते हैं। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की ओर से यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करने वाले और पड़ोसी देश की संसद पर आतंकी हमला कराने वाले देश की विश्वसनीयता ऐसी नहीं है कि वो इस परिषद में आकर उपदेश दें। उन्होंने कहा कि संघर्ष की स्थितियों के प्रभाव से स्पष्ट हो गया है कि बहुपक्षीय मंचों पर अब पहले की तरह ही कामकाज जारी नहीं रह सकता। आतंकवाद की चुनौतियों का जहां पूरी दुनिया साथ मिलकर मजबूती से मुकाबला कर रही है, वहीं आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वालों और उनकी साजिश रचने वालों को बचाने और उन्हें उचित ठहराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग हो रहा है। While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. Challenge of terrorism, even as the world is coming together with a more collective response, multilateral platforms are being misused to justify and protect perpetrators. Each one of these examples makes a strong case why it should not be business as usual in the multilateral domain. We not only need to increase stakeholdership, but also enhance the effectiveness and credibility of multilateralism in the eyes of the international community and in the eyes of global public opinion. और वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज यूएनएससी में आतंकवाद से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस उच्च स्तरीय बैठक में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक दृष्टिकोण, चुनौतियां और समाधान पर चर्चा होगी। इससे पहले विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विषय पर बैठक की अध्यक्षता की। ये दोनों विषय सुरक्षा परिषद में भारत के लिए प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। देखिए, और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग की स्थिति पर सरकार की लगातार नजर बनाए हुए हैं। तवांग में ताजा हालात की जानकारी ली है हमारे संवाददाता सुधीर यादव ने। 9 दिसंबर को भारत और चीन में तवांग के पास जो भारत और चीन की सीमा है, उसमें जो चीन की पीएलए सेना है और भारतीय सेना के बीच जो झड़प हुई, जिसमें दोनों ओर के कुछ सैनिक घायल हुए। उसके बाद से डीडी न्यूज़ की जो टीम है वो तवांग पहुंची है पूरे जो मामला क्या है, क्या स्थिति है, इसका जायजा लेने के लिए। मेरे ठीक जो अगर आप सीधी तरफ देखें, दाईं तरफ देखें तो तवांग का जो शहर है, यहाँ मोनेस्ट्री है, ये सारे इलाके इस तरफ दिखाई दे रहे हैं। और मेरे ठीक अगर बाएं तरफ की हम बात करें तो बाएं तरफ का जो पूरा इलाका है
वो भारत और जो चीन की सीमा है वहाँ जाता है। और इसके साथ ही जब हम बात करें कि किस तरीके की स्थिति रही, हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरी स्थिति को सदन में, दोनों सदनों में स्पष्ट किया था और साफ किया था, पूरे देश को ये आश्वासन दिया था कि भारतीय सेना ने जो पूरी स्थिति है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया, अपने आप में बहुत ख़ास तरीके से इसको हैंडल किया है। पूरी सेना जो है मजबूती से पूरे इलाके की जो चाक चौबंद है, चौकसी है, वो कर रही है। और जिस तरीके से चाइनीज़ PLA की जो हरकतें रही हैं, ख़ासतौर पर अगर हम LAC की बात करें, जो पूरा LAC के इलाका है, ख़ासतौर पर अगर ईस्टर्न लद्दाख की बात करें, इसके साथ ही जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है उससे जो सटी हुई सीमा है, उसमें जिस तरीके से जो चाइनीज़ सेना है, PLA है, उसकी जो हरकतें रही उसका भारतीय सेना ने लगातार मुकाबला किया है। और 9 दिसंबर की घटना भी साफ तौर पर ये बताती है कि भारतीय सेना पूरी तरह से चाक चौबंद थी और उसको जैसे ही ये एहसास हुआ कि PLA जो है वो स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रही है, भारतीय सेना ने बिल्कुल मुस्तैदी से उसका मुकाबला किया और उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे कि उन्हें ये एहसास बिल्कुल हो गया कि इससे पहले जो लगातार PLA कोशिश करता रहता था, लगातार भारतीय सीमा में घुसता और उस स्टेटस को करके उसको कब्जाने की जो कोशिश करता था, वो भारतीय सेना की चौकसी की वजह से अब मुमकिन नहीं। और ख़ासतौर पर यहाँ एक बात ये बताना भी बिल्कुल ज़रूरी होगा कि जिस तरीके से सरकार लगातार भारतीय सेना के साथ हमेशा खड़ी हुई नज़र आई और भारतीय सेना को हमेशा सरकार के टॉप लेवल से ये संदेश दिया गया है कि भारतीय सेना अपनी ज़मीन का 1 इंच भी किसी भी तरीके से कब्जा ना होने दे। ये बात जो पूरी जो टॉप लेवल है, भारतीय जो टॉप नेतृत्व है, उसकी तरफ से बात कही तो उसका असर भी खासतौर पर ज़मीन में दिखाई देता है। भारतीय सेना जो है उसका मनोबल बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ऊंचा है और यही वजह है कि भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी से जो ये घटना हुई है उसमें एक कड़ा संदेश दिया है और जो चीनी सैनिक हैं उनको उनकी सीमा में वापस खदेड़ दिया है। और वहीं भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पित किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। उसे ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका की अनुमति नहीं मिली है। लंदन स्थित उच्च न्यायालय ने उसके प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ उसे ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। नीरव मोदी धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोप में मुकदमे का सामना करने के लिए भारत में वांछित हैं। इसी के साथ नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। नीरव मोदी इस समय लंदन के वेंसवर्थ जेल में सलाखों के पीछे हैं। इस अपील के खारिज होने के साथ ही अब आरोपी के पास प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन में कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमें पैदा करने वाला कोई नवाब ना हो, पर हमारी परवरिश एक नवाब नहीं